दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर से एमसीक्यूज़। और आज जो एमसीक्यूज़ देखेंगे ये बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज़ होने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द पायनियर ऑफ अकाउंटिंग इज ए आर्थर फील्डहाउस, बी गिटमैन, सी विलियम पिकल्स, डी लुका पैसियोली। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द पायनियर ऑफ अकाउंटिंग इज, ऑप्शन दिए हुए हैं आर्थर फील्डहाउस, बी गिटमैन, सी विलियम पिकल्स, डी लुका पैसियोली। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, लुका पैसियोली। देखिए क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं द पायोनियर ऑफ अकाउंटिंग इज, हमारा रटा रटा आंसर होता है लुका पैसियोली। भाई लुका पैसियोली आपने आंसर दे दिया, लेकिन अगर मान लिया जाए कि यही क्वेश्चन आपको अलग तरीके से पूछा जाएगा कि लुका पैसियोली कहाँ के रहने वाले थे, लुका पैसियोली की जन्म कब हुई थी, लुका पैसियोली ने कब डिटेल से बताया था, किस सन में बताया था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए इसका डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ कि लुका पैसियोली जो थी वो इटालियन थे, और लुका पैसियोली की जो जन्म हुई थी वो 1447 को हुई थी, और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1517 को हुई थी। और उन्होंने डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिटेल से बताया था 1494 को, 1494 ईस्वी को बताया था, और वो एक मैथमेटिशियन भी थे। चलिए ये तो बात हो गई लुका पैसियोली के बारे में। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ कॉमर्स, फादर ऑफ कॉमर्स किसे बोला जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपको पता नहीं है क्योंकि बुक में दिया नहीं है, आप कहेंगे कि सर बुक में हमने तो पढ़ा ही नहीं कि हु इज़ द फादर ऑफ कॉमर्स। तो मैं आपको बता दूं कि एज पर ग्रीक मिथोलॉजी द फादर ऑफ कॉमर्स इज़ पोसाइडन। पोसाइडन को जो है फादर ऑफ कॉमर्स बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा कि लुका पैसियोली का पूरा नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, बुक में नहीं दिया है, तो पूरा नाम मुझे मालूम ही नहीं है। तो देखिए लुका पैसियोली का पूरा नाम जो है फ्रा लुका बार्टोलोम्यो डी पैसियोली, इनका पूरा नाम यही है। अब मान लीजिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन अकाउंटिंग या फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया, तो आप क्या कहेंगे? सर हम तो पढ़े ही नहीं, हम तो किताब में तो यही था कि बस हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो लुका पैसियोली जो हैं वो फादर ऑफ अकाउंटिंग कहे जाते हैं। ये तो बुक में नहीं दिया है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन अकाउंटिंग। पहले क्या था, एक बाप थे, अब हर कंट्री में बाप हो गए इसके, ठीक है। अब इंडिया में एक बाप ने पैदा ले लिया, उसका नाम क्या है? KS अय्यर, श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है। इनका नाम है श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर। इनकी जो जन्म हुई थी वो 1859 को हुई थी और इनकी मृत्यु 1940 को हुई थी। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया। एक क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हु इज़ द मदर ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? ए सेल्स ऑफ गुड्स, बी पेमेंट ऑफ सैलरी, सी क्वालिटी ऑफ स्टाफ, डी नन ऑफ दिच। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे? तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स। देखिए क्या होता है, जब आप गुड्स को बेचते हैं तो आपके पास क्या आता है? पैसा आता है, ठीक है, मनी आता है आपके पास। तो जब पैसा आता है तो उसकी एंट्री तो आप करेंगे ही बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। पेमेंट ऑफ सैलरी, जब आप स्टाफ को पेमेंट करते हैं, सैलरी देते हैं, तो सैलरी की एंट्री क्या करते हैं? सैलरी टू कैश करते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग मनी के रूप में मेज़र करते हैं। और सी में दिया हुआ है क्वालिटी ऑफ स्टाफ। तो देखिए क्वालिटी ऑफ स्टाफ कहने का मतलब ये है कि एक स्टाफ की क्वालिटी के बारे में दिया हुआ है, तो इसमें
कहीं भी मनी के रूप में मेज़र कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो स्टाफ है ये 15,000 का स्टाफ है, ये 50,000 का स्टाफ है, ठीक है, ये हम इस स्टाफ को इतने में बेचेंगे, इसको इतने में खरीदेंगे। कहीं भी मनी के रूप में मेज़र नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। इसकी एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द ए प्राइमरी इंफॉर्मेशन, बी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, सी एनुअल इंफॉर्मेशन, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए बुक कीपिंग जो होता है इट इज़ द प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेसिस फॉर अकाउंटिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा प्राइमरी इंफॉर्मेशन। जो भी पहले जो ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के वो बुक कीपिंग में लिखे जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा प्राइमरी इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज ए सिंगल एंट्री सिस्टम, बी डबल एंट्री सिस्टम, सी अमेरिकन सिस्टम, डी नन ऑफ दिज। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज, देखिए मॉडर्न सिस्टम कहने का मतलब अभी जो चल रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम कहीं पे भी नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम वहाँ पे है जहाँ पे सिर्फ कैश का कारोबार होता है, ठीक है, कैश सिस्टम का जो काम होता है वहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम से काम होता है। बट और जितने भी बिजनेस होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम में दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है, डुअल एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ए cost and income for managers, B company tax liability for a particular year, C financial conditions of an institutions, D all of the above। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, तो ऑप्शन में दिए हुए हैं ए कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स। देखिए प्रबंधक जो होते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि क्या लागत है और क्या इनकम है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है वो अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है, तो ये सही है। बी में दिया हुआ है कंपनी टैक्स लायबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। तो हर साल की जो टैक्स लायबिलिटी होती है कंपनी की वो अकाउंटिंग के थ्रू ही प्राप्त होती है, यानी कि अकाउंटिंग के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कंपनी की क्या टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, ये भी सही है। सी में दिया हुआ है फिनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस। एक इंस्टीट्यूशन की फिनेंशियल कंडीशन क्या है, ठीक है, वो भी हमें कहाँ से मिलती है, उसकी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है। डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ऊपर में जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन सभी में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मेन रोल होता है, यानी कि अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाती है इन्फॉर्मेशन, तभी जाकर आपको पता चलता है कि क्या आपके कॉस्ट हैं, क्या इनकम है, क्या लायबिलिटी है, क्या आपके इंस्टीट्यूशन के फिनेंशियल कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लॉन्ग टर्म एसेट्स हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसिंग ए वैल्यू आर कॉल्ड ए इंटेंजिबल एसेट्स, बी फिक्स्ड एसेट्स, सी करेंट एसेट्स, डी इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म एसेट्स हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसिंग ए वैल्यू आर कॉल्ड। देखिए क्या होता है कि लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, ऐसे एसेट होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं बट उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे आप बहुत सारे एसेट देखते हैं, फिक्स एसेट में देखते हैं कि फर्नीचर है, फिक्सचर है, फिटिंग है, ठीक है, तो ये सब एसेट का क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है। बट ऐसे एसेट जिनका कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं बट उनकी वैल्यू रखी जाती है, तो उस एसेट को क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है इंटेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा इंटेंजिबल एसेट। देखिए इंटेंजिबल एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिनको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, ये सब इंटेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा इंटेंजिबल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। The assets that can be easily converted into cash within a short period, that is 1 year or less, are known as A current assets, B fixed assets, C intangible assets, D investments। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है
द एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 ईयर और लेस आर नोन एज। तो देखिए ऐसे एसेट जिनको कैश में बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या तो 1 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं या 1 साल के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एसेट को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा करेंट एसेट्स। जो एसेट कम समय के लिए रखे जाते हैं और उनका कन्वर्जन कैश में बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, या तो 1 साल में होता है या तो 1 साल के अंदर हो जाता है, तो उसको हम लोग करेंट एसेट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा करेंट एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर ए करेंट एसेट्स, बी फिक्स्ड एसेट्स, सी इंटेंजिबल एसेट्स, डी इन्वेस्टमेंट्स। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंटेंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं जिनको इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है। तो देखिए कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क जो होते हैं वो इंटेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा इंटेंजिबल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, द डेब्ट्स विच आर टू बी रिपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 ईयर और लेस आर referred to as A current liabilities, B fixed liabilities, C contingent liabilities, D all of the above। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है द डेब्ट्स विच आर टू बी रिपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ए ईयर और लेस आर रिफर्ड टू एज। तो क्या होता है कि डेब्ट्स में मतलब ऋण होते हैं या जिसको हम लोग लोन कहते हैं, छोटा मोटा लोन, ठीक है, उसका पेमेंट जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करना है, यानी कि या तो 1 साल में करना या तो 1 साल से कम में करना है, ठीक है। तो इस टाइप की जो लायबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में दिए हुए हैं करंट लायबिलिटीज़, फिक्स्ड लायबिलिटीज़, कंटीजेंट लायबिलिटीज़, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये होगा करंट लायबिलिटीज़। ये जो लायबिलिटी होते हैं उनको करंट लायबिलिटीज़ बोला जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा करंट लायबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन द ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी बैलेंस शीट, सी ट्रायल बैलेंस, डी ट्रेडिंग अकाउंट। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ कि नेट प्रॉफिट का कंप्यूटेशन जो होता है वो कहाँ से होता है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उसी में नेट प्रॉफिट निकलता है या नेट लॉस निकलता है, ठीक है। बट यहाँ नेट प्रॉफिट की बात हो रही है तो क्वेश्चन नेट प्रॉफिट की बात जब हो रही है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं तो उसी में नेट प्रॉफिट निकलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ ए रिकॉर्डिंग फिनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस, बी डिजाइनिंग फॉर सिस्टम्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डेड डेटा, सी इंटरप्रेटिंग डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ, यानी कि बुक कीपिंग जो है बही खाता वो मेनली किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में दिए हुए हैं रिकॉर्डिंग फिनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन, डिज़ाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डेड डेटा। तो ये काम जो है डिज़ाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डेड डेटा जो है अकाउंटिंग का काम होता है। इंटरप्रेटिंग डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, ये भी अकाउंटिंग का काम होता है। तो ऑप्शन ए जो है रिकॉर्डिंग फिनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन, ये काम बुक कीपिंग का होता है, ठीक है। बुक कीपिंग इससे रिलेटेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा रिकॉर्डिंग फिनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, बी preparation of financial statement, C communication of information, D analysis and interpretation of information। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप क्या होता है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। देखिए रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन यानी ये पहले हो जाता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लास्ट में होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सबसे लास्ट में जो होता है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनका कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स, यानी कि जो ऑनर होते हैं उनको बताया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। द बेसिक फंक्शन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इज टू ए रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बी इंटरप्रेट फिनेंशियल डेटा,
सी असिस्ट द मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग फंक्शंस इफेक्टिवली, डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि द बेसिक फंक्शन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, ठीक है, बेसिक फंक्शन के बारे में कह रहा है, यानी कि फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेसिक फंक्शन होता है वो सबसे पहले क्या करते हैं, तो बेसिक फंक्शन जो होते हैं वो रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बी मैनेजर्स, सी एम्प्लॉइज, डी लेंडर्स। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ऐसे हैं जो फिनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरनल यूजर नहीं है। तो देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं ये इंटरनल यूज़र होते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं वो भी इंटरनल यूज़र होते हैं, और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो भी इंटरनल यूज़र होते हैं। लेंडर्स जिससे आप उधार लेते हैं या क्रेडिटर मान लीजिए, ये होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, लेंडर्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज मेन फील्ड ऑफ, ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बी कॉस्ट अकाउंटिंग, सी ऑडिटिंग, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को कंट्रोल करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये किसका काम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको हम लोग लागत लेखांकन कहते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है प्रोडक्ट के कॉस्ट को कंट्रोल करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज, ए गुड्स ट्रांजेक्शन, बी सर्विस ट्रांजेक्शन, सी बिजनेस ट्रांजेक्शन, डी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज। तो देखिए क्या है कि दो पार्टी है, उनके बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है, यानी कि एक पार्टी जो है पैसा दे रहा है और उसके बदले में उसको गुड्स मिल रहा है या सर्विस मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि आपको एक पार्टी से पैसा मिलता है और उसके बदले में आप उसको कोई प्रोडक्ट देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, द सेल्स इनकम, क्रेडिट एंड कैश ऑफ ए बिजनेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड, ए ट्रांजेक्शन, बी सेल्स रिटर्न, सी टर्नओवर, डी परचेज रिटर्न्स। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, द सेल्स इनकम, क्रेडिट एंड कैश ऑफ ए बिजनेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और एक साल के अंदर आपने सेल किए हैं कैश और क्रेडिट दोनों में, ठीक है। तो वो जो सेल हुआ है, टोटल सेल जो हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं टर्न ओवर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, टर्न ओवर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, ए जर्नल, बी लेजर, सी लेजर पोस्टिंग, डी वाउचर। तो जब आप कोई बिजनेस करते हैं और उसके जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो एक लिखा हुआ पेपर पे आप देखते हैं, उसके बाद ही उसकी एंट्री करते हैं या उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो वो जो एविडेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, वाउचर, ठीक है। और वाउचर जो होता है वो प्राइमरी एविडेंस होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, वाउचर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉसेस इज, ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ, द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉसेस इज, ऐसे अकाउंट जिसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं एक्सपेंसेस, रिकॉर्ड किए जाते हैं गेन और लॉस रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो वो किस प्रकार का अकाउंट होता है, यानी कि पर्सनल अकाउंट होता है या रियल अकाउंट होता है या नॉमिनल अकाउंट होता है। तो आपको याद रखना है कि नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये नॉमिनल अकाउंट का नियम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स, ए डीलिंग विथ क्रेडिटर्स और डेटर्स, बी डीलिंग्स इन कमोडिटीज, सी गेन्स एंड लॉसेस, डी ऑल ऑफ द एबव। तो रियल अकाउंट जिसको हम लोग वास्तविक खाता कहते हैं, इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। डीलिंग विथ क्रेडिटर और डेटर्स जो ऑप्शन दिया हुआ है ए में दिया हुआ है, ठीक है।
तो क्रेडिटर और डेटर जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट के तहत आते हैं, तो ये नहीं होगा। बी में दिया डीलिंग इन कमोडिटीज़, तो कमोडिटीज़ जो होते हैं वो रियल अकाउंट के तहत आते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, डीलिंग्स इन कमोडिटीज़।